मुंसिफ टीवी पर आज देश का सबसे बड़ा, सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नतीजे जरूर आएंगे 4 जून को, लेकिन आज मुंसिफ टीवी पर आप देखेंगे वो आंकड़े जो चौंकाने वाले तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी है। 18वीं लोकसभा के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी डेमोक्रेसी का त्योहार 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चला। मुल्क भर में 7 फेज में वोटिंग हुई। अब नतीजे आएंगे 4 जून को, लेकिन नतीजों से पहले एक सर्वे जो मेहनत से किया गया, शिद्दत से किया गया और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से किया गया। तो करते हैं आगाज, बताते हैं आपको क्या है मुंसिफ टीवी के एग्जिट पोल के पिटारे में। इंडिया बनाम एनडीए की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बात करें 2024 की, उससे पहले बस एक सरसरी नजर पिछले चुनाव के नतीजों पर। साल 2019 में 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद जीत कर पहुंचे। वहीं कांग्रेस रही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सिर्फ 52 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की इलाकाई पार्टी डीएमके, जिसने 23 सीटों पर बाजी मारी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जीत का फासला रहा 251 सीट का, जो कि वाकई बहुत बड़ा अंतर था। खैर, नंबर 4 पर रही टीएमसी, जिसे मिली थी 22 सीटें। वही बात करें अगर हम वाईएसआरसीपी की, तो इसके खाते में भी 22 सीटें आई। इसके बाद इक्का दुक्का की फहरिस्त जरा लंबी है, ग्राफिक्स की मदद से इसे समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, 303 सीटों पर बीजेपी थी और कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर, और बाकी सभी पार्टियों के खाते में 187 सीटें, यानी अगर अदर्स और कांग्रेस को जोड़ भी लिया जाए तो भी 239 सीट्स ही बनती है, जो कि बीजेपी से 62 कम है। हालांकि अदर्स में तो कई पार्टियों की तायद तो बीजेपी को हासिल थी। इस साल लोकसभा चुनाव के बीच भाषा की मर्यादाएं गिरी, इल्जामों की किताबें छपी, जितनी सड़कें शायद बनी ना हो उतनी रोड शो से टूटी होंगी। इतनी मेहनत के बाद किसकी कहानियों पर, किसके वादों पर अवाम ने किया विश्वास, तो विश्वास की बुनियाद पर बने एग्जिट पोल की बात करने का अब सही वक्त आ चुका है। और अब वक्त है एक साथ एक स्क्रीन पर लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे बड़े एग्जिट पोल का मुंसिफ टीवी की स्क्रीन पर देखने का। अब आप देखेंगे सबसे पहले स्टेट वाइज हम बात करेंगे, उसके बाद बहुमत किसके हक में आ रहा है उस पर भी तफसील से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी को पिछली बार 80 में से 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी 48 से 53 के बीच सिमटती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी इस बार माइनस में जा रही है। यूपी से लगभग 12-15 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा। वह इंडिया अलायंस की बात करें, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं, 25 से 30 सीटों पर इनका भी कब्जा रह सकता है। वहीं बात कर लेते हैं बीएसपी की, जिसके पिछली बार 10 सांसद जीतकर पहुंचे थे, लेकिन इस बार तो खाता खुलना भी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। 1 या 2 उम्मीदवार बीएसपी के उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं, लेकिन यह भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी जो 12-15 सीटों पर माइनस में जा रही है और 8 सीटों पर माइनस में बीएसपी जा रही है, इसका पूरा फायदा होगा इंडिया अलायंस को, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। इंडिया अलायंस अब 25 से 30 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बाजी मारती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब बारी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासी हवा में बहुत कंफ्यूजन रहा, इतना ज्यादा कंफ्यूजन कि बूथ मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये जो नेता होते हैं, इनमें भी कंफ्यूजन देखा गया कि हम किस पार्टी से हैं। लेकिन पहले आपकी कंफ्यूजन करते हैं सॉल्व। बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये एक तरफ थे, इन तीनों का अलायंस था, और दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार वाली। थोड़े से नाम और सिंबल जरूर बदले, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बदलाव तो जरूर किया, लेकिन हमदर्दी रही उद्धव के साथ और शरद पवार के साथ। तो एग्जिट पोल ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में सूरत हाल बीजेपी के लिए दर्दनाक है और नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए को 24 से 28 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 20 से 24 के बीच इंडिया अलायंस भी वहां पर रह सकता है। अदर्स भी 2 सीटों पर वहां बाजी मार सकते हैं। 31 सीटों पर बीजेपी चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन 13 से 14 सीटों पर बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अजीत पवार वाली एनसीपी को तो मिली ही महज 4 सीटें, उनमें से 3 सीटों पर वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का है, यानी इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में ऑल ओवर अच्छी परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है।
अब बात करते हैं कोरबो लोडबो जीतबो की बात करने वाली ममता दीदी की पार्टी यानी टीएमसी की और रियासत बंगाल की। हिंसा रही चुनाव में कुछ जगहों पर, इस बीच चुनाव मुकम्मल भी हुए, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जहां 42 सीटें हैं लोकसभा की, टीएमसी 25 से 28 के बीच रह सकती है, जबकि बीजेपी 5 से 8 के बीच और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 6 से 12 के बीच वहां पर सीटें हासिल कर सकती है। यानी 22 पर रुकने वाली टीएमसी इस बार 3 से 6 सीटें अपने खाते में प्लस कर सकती है। वहीं असेंबली चुनाव में बीजेपी के दावे जिस तरह से खोखले साबित हुए, बिल्कुल उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है। मुंसिफ एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 10 सीटें पश्चिम बंगाल में माइनस में जाती नजर आ रही है। इसका सीधा फायदा टीएमसी और कांग्रेस को होगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति धर्म नहीं कर्म के नाम पर तय है। बिहार की चुनावी गाथा और पटकथा इस बार तेजस्वी यादव ने बदल कर रख दी। तेजस्वी यादव का कद बढ़ाया पीएम मोदी ने, नीतीश कुमार ने। इन दोनों नेताओं ने जितना निशाना तेजस्वी यादव पर साधा, उतना ही निखर कर तेजस्वी सामने आए। कमर दर्द के बावजूद तेजस्वी ने 250 जनसभाएं की और एग्जिट पोल अब यह बता रहे हैं कि तेजस्वी की मेहनत बिहार में रंग लाई है। 40 सीटों वाले इस बिहार प्रदेश में आरजेडी 16 से 20 के बीच पहुंच रही है। यानी जो आरजेडी पिछली बार खाता तक नहीं खोल सकी, वो आरजेडी सीधा 16 से 20 के पास पहुंच रही है। यानी इतना बड़ा गेन कर रही है। बीजेपी की बात करते हैं 13 से 16, यानी बीजेपी को यहां पर नुकसान हो रहा है। ये नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जेडीयू का अस्तित्व अब यहां पर खतरे में है। 1 से 3 सीटों के बीच यहां पर जेडीयू रह सकती है। लोकसभा के एतबार से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू के लिए, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए 3 सीटें भी जीतना बिहार में अब मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 से 10 सीटें, वहीं कांग्रेस बिहार में तेजस्वी के सहारे ठीक ठाक कर सकती है, क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस भाकपा माले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी इसमें शामिल है। इनके खाते में अच्छी सीटें आ सकती है। वहीं अदर्स की बात करें तो 2 से 4 के बीच में इनका भी मार्जिन रह सकता है। यानी लोजपा की सीट है, पूर्णिया की सीट है, हिना शहाब वाली सीट की हम बात कर रहे हैं और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भी सीट की बात कर रहे हैं। इन सभी को हमने अदर्स में रखा है। अब झारखंड में सियासी हालात मिले जुले नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियां वहां पर अच्छा करती हुई नजर आ रही है। बता देते हैं झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी के खाते में 4 से 6 सीट के बीच। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 से 5 के बीच रह सकती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर 2 से 3 के बीच रह सकती है। अदर्स की बात करें तो 2 से 3 के बीच इनका भी आंकड़ा झारखंड में रह सकता है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पीएम मोदी के नाम पर आसाम का चुनाव लड़ रहा विपक्ष आसाम में कमजोर नजर आया। हालांकि आम आदमी पार्टी की आतिशी और भगवंत मान ने रैलियां भरपूर की, प्रियंका गांधी ने भी खूब भाषण दिए, लेकिन असम में बीजेपी का जादू ही चल रहा है। असम में 14 सीटें हैं, एनडीए 7 से 9 के बीच रह सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 से 4 के बीच और वहीं अदर्स की बात करें तो 1 से 2 के बीच अदर्स भी रह सकती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा। बेहद खास है बीजेपी के लिए। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी उड़ीसा को लेकर की गई सभी सियासी पंडितों के द्वारा, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा उड़ीसा में। मुंसिफ का एग्जिट पोल बताता है कि 21 सीटों वाली इस रियासत में बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी ने पिछली मर्तबा 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी वही आंकड़े रह सकते हैं। बीजेपी की भी वही हालत रहेगी। हो सकता है 1-2 सीट का फर्क आ जाए, क्योंकि बीजेडी ने संबित पात्रा के बयान का 6ठे और 7वें फेज में खूब इस्तेमाल उड़ीसा की सियासत में किया था। यानी बीजेडी 12 से 15 के बीच रहेगी। बीजेपी की बात करें तो 5 से 8 के बीच बीजेपी रह सकती है और अदर्स भी 0 से 3 का मार्जिन लेकर हम यहां पर चल रहे हैं। 0 से 3 के बीच सीटें अदर्स की भी यहां पर आ सकती। मध्य प्रदेश यानी बीजेपी के सबसे मजबूत किले में से एक। यहां बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। 3-4 सीटें माइनस में जा सकती है। यानी पिछली बार 28 सीटें थी बीजेपी की, कुल मिलाकर 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की आती है। इस बार बीजेपी 24 से 25 के बीच मध्य प्रदेश में भी रह सकती है, क्योंकि शिवराज मामा को सीएम ना बनाना थोड़ा सा तो भारी बीजेपी पर जरूर पड़ेगा। बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 3 से 5 के बीच इनका भी फिगर और आंकड़ा यहां पर रह सकता है। अदर्स को भी यहां से 1 सीट निकल सकती है। भगवा प्रदेश गुजरात, जहां से फिलहाल बीजेपी आती है, यानी अमित शाह भी और पीएम मोदी भी। क्लीन स्वीप इस बार भी गुजरात में होता हुआ देखा जा रहा है। गुजरात में 26 सीटें हैं। पिछली बार पैटी पैक यानी 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में थी और इस बार भी ऐसा ही मुमकिन होता हुआ
साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुंसिफ एग्जिट पोल बता रहा है 25 से 26 के बीच बीजेपी को यहां पर सीटें मिलेगी। इंडिया अलायंस के खाते में यहां पर 0 से 1 के बीच कोई सीट मिल सकती है। वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए हाल ही में। कांग्रेस चुनाव जरूर हारी, लेकिन वोट फीसद कांग्रेस का बेहतर रहा। इसके मुताबिक और पर्ची वाले सीएम की जो छाप अब तक जनता के बीच रही, कुछ खास असर वहां पर नहीं कर पाई। वहीं ठाकुर और राजपूत समाज भी राजस्थान में बीजेपी से जरा नाराज चल रहा था। राजस्थान में राजपूत समाज से आने वाली वसुंधरा राजे को पीछे करना और ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को आगे करना बीजेपी को अब राजस्थान में महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंसिफ राजस्थान टीम ने भी कड़ी मेहनत की और एग्जिट पोल जो नतीजे ला रहा है राजस्थान के, तो वो यह है कि राजस्थान में जो 25 सीटें हैं, बीजेपी 15 से 18 के बीच रह सकती है। यानी पिछले चुनाव में जहां 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी, वहीं दूसरी तरफ इस बार 8 से 9 सीटों का नुकसान बीजेपी को राजस्थान में होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 से 5 के बीच रह सकती है। अदर्स की अगर हम बात करें तो 2 से 3 सीटें इनके खाते में, क्योंकि राजस्थान में ऐसी कई सीटें हैं जहां से मुकाबला काफी सख्त है। ऐसे में राजस्थान की आवाम ने क्या फैसला किया, 4 जून को ही सही रंग में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी को डैमेज हुआ है, चाहे वो बीजेपी के ही बड़े लीडरों ने किया या फिर खुद उम्मीदवारों के चेहरों ने किया है। कुल मिलाकर राजस्थान में डैमेज तो हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए कम सीटें होने के बावजूद यहां की हार जीत चर्चा का विषय बनती है। सीटें महज 7, लेकिन उम्मीद सभी को है। एग्जिट पोल बताते हैं यानी दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उनमें से बीजेपी के खाते में 0 से 2 के बीच सीटें आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में इंडिया अलायंस ने चुनाव बेहतरीन अंदाज में लड़ा, अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 6 उम्मीदवार बदलने पड़े, क्योंकि जनता में नाराजगी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहां से 5 से 7 के बीच सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जेल से बाहर आई केजरीवाल के साथ लोगों की हमदर्दी और कांग्रेस ने 20 साल में जो पहले के 20 साल हैं दिल्ली में खूब काम किया, और पिछले एमसीडी चुनाव की हार जो बीजेपी की रही, उससे यही रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं कि चुनाव में उठे मुद्दे दिल्ली की दशा को समझा रहे हैं कि दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी के लिए फंसी हुई है। दिल्ली के एग्जिट पोल के नतीजों से फिलहाल आप हैरान हैं, लेकिन शायद 4 जून को ना हो, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल का जादू चला है और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने भी खूब माहौल बीजेपी के लिए खराब किया है। पंजाब की करते हैं अब बात। आंदोलन में 700 किसानों की शहादत ने अकाली दल और बीजेपी दोनों का काम खराब किया और आम आदमी पार्टी की बनी लहर का जादू बरकरार रहा। खुद बीजेपी ने भी कुछ इंटरेस्ट यहां पर दिखाया नहीं। हालांकि इंडिया ब्लॉक का इत्तेहाद यहां पनप नहीं सका, लेकिन बीजेपी को दूसरी बड़ी पार्टी बनने से भी इंडिया ब्लॉक ने रोक दिया, क्योंकि 13 सीटों वाली इस रियासत में कब्जा आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का ही है। आम आदमी पार्टी 8 से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 से 4 सीट, श्रोमणी अकाली दल 1 से 2 के बीच और बीजेपी को 0 से 1 सीट यहां पर मिलती हुई एग्जिट पोल में साफ दिखाई दे रही है। आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 11 सीटों वाले इस प्रदेश में बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी का दबदबा कायम था और इस बार भी कायम रह सकता है, जबकि अगर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली तो फिर कांग्रेस भी 1 से 4 के बीच यहां पर रह सकती है। हिमाचल प्रदेश की करते हैं बात। कांग्रेस का शासन इस वक्त है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लोग नाराज तो नहीं है, लेकिन मोदी का जादू वहां पर फिलहाल बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में आती है 4 लोकसभा सीटें। बीजेपी 2 से 3 के बीच रह सकती है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 0 से 2 के बीच रह सकती है। हालांकि मंडी सीट हॉट सीट बनी हुई है। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह है, सबकी नजरें इस सीट पर टिकी है। लेकिन मुंसिफ एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि कंगना की एंट्री अभी सियासत में होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। अब नंबर है हरियाणा का। 10 सीटें आती हैं यहां से। बीजेपी के लिए हरियाणा से चुनौतियां खत्म नहीं हो रही। सीएम बदल लिया, माफी मांग ली, जेजेपी से अलायंस तोड़ लिया, लेकिन फिर भी हरियाणा में बीजेपी इस बार माइनस में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां बीजेपी ने 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी। वहां अब बीजेपी पहलवानों के और किसानों के आंदोलन और अग्निवीर स्कीम के जाल में फंस गई है और इस बार बीजेपी 3 से 4 सीटों के बीच यहां पर पहुंच सकती है और बीजेपी का माइनस कांग्रेस को प्लस देकर जाएगा। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार हरियाणा में 7 से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। हरियाणा का गेम नंबर
बहुत बदल गया और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा सभी सीटों पर बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस जीतेगी तो भी जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा और बीजेपी का उम्मीदवार अगर जीतता है तो भी यही फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होगा। अदर्स के खाते में भी एक सीट यहां से आ सकती है। अब चलते हैं साउथ इंडिया, जहां बीजेपी के लिए हमेशा संघर्ष रहा। साउथ की 131 सीटों में से बीजेपी के लिए क्या है खास और इंडिया का कुंभा यहां से क्या कर रहा है हासिल, इस पर करेंगे एग्जिट पोल के साथ बात। तो आगाज करते हैं तेलंगाना से। कांग्रेस ने असेंबली चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दी और हुकूमत बनाई। वहीं एग्जिट पोल में यहां से कांग्रेस अब अच्छा करती नजर आ रही है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 से 12 सीट के बीच जीत दर्ज करती हुई देखी जा रही है। वहीं 10 साल रियासत में हुकूमत करने वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लिए यह चुनाव भुलाने वाला चुनाव साबित हो सकता है। महज बीआरएस 2 से 3 सीटों पर काबिज होती देखी जा रही है। वहीं बीजेपी, जिसको उम्मीदें तो बहुत थी तेलंगाना से, लेकिन कांग्रेस के बढ़ते कद ने उन्हें 3 से 4 के बीच समेटने का काम कर दिया। वहीं हैदराबाद पार्लिमानी सीट की बात करें तो सभी मीडिया चैनल्स ने हॉट सीट इसे करार दिया। माधवी लता को असद ओवैसी के सामने मजबूत उम्मीदवार ठहराया, लेकिन बात तो बनी नहीं। मुंसिफ एग्जिट पोल के मुताबिक असद ओवैसी सीट से 2 लाख प्लस वोट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीट पर हाफ सेंचुरी लगाने की तरफ एमआईएम अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अलायंस किया टीडीपी जनसेना से, लेकिन फायदा ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं मुकाबले में वाईएसआरसीपी और कांग्रेस ने भी खूब मेहनत की, लेकिन बीजेपी से अलायंस करना टीडीपी को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक टीडीपी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मुंसिफ एग्जिट पोल के मुताबिक 25 सीटों वाली इस तेलुगु रियासत में 22 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली वाईएसआरसीपी को 8 से 10 सीटों का नुकसान तो झेलना पड़ रहा है। यानी वाईएसआरसीपी को मिल रही है 12 से 14 सीट, वहीं टीडीपी के खाते में आ रही है 8 से 11 के बीच। जनसेना और बीजेपी का फिलहाल इस चुनाव में तो खाता नहीं खुल रहा। बीजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स के खाते में 3 से 4 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सदमा आ रहा है कर्नाटक से, जहां बीजेपी 28 में से 25 सीटों पर काबिज थी। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 से 8 सीटों के बीच सिमट सकती है। यानी बीजेपी यहां से 12 से 15 सीटें माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है और ये सभी सीटें प्लस हो रही है कांग्रेस की तरफ। जेडीएस का अलायंस जरूर बीजेपी के साथ था, लेकिन जेडीएस से मुस्लिम वोट बैंक टूटकर पूरा कांग्रेस की तरफ अब शिफ्ट हो चुका है। इसलिए कांग्रेस एक सीट पर जीती थी 2019 में, लेकिन इस बार के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस 17 से 20 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में बाकी प्रज्वल रेवन्ना स्कैंडल ने बीजेपी का आखिरी फेज में वहां पर खूब काम खराब किया। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अच्छी परफॉर्मेंस की है। अदर्स के खाते में भी यहां से 1 से 3 सीटें जा सकती है, इसमें जेडीएस भी शामिल है। इंडिया अलायंस की सबसे अच्छी सीट शेयरिंग रही तमिलनाडु में। उसका नतीजा भी मुंसिफ एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में इस तमिल रियासत में एक बार फिर इलाकाई पार्टी यानी डीएमके 28 से 30 के बीच जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पिछले चुनाव में 24 सीटें डीएमके के खाते में आई थी, इस बार 4 सीटों का इजाफा हो सकता है। वहीं कांग्रेस भी यहां से आपको बताते चले 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। 6 से 8 के बीच इनकी सीटें हो सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक एआईडीएमके और अदर्स मिलकर 0 से 2 के बीच रह सकते हैं। अब बात करते हैं केरला की। 20 लोकसभा सीटें आती हैं इस रियासत से और बीजेपी का यहां दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में, यानी जो पिछला चुनाव 2019 का था, उसकी बात करें तो 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी कांग्रेस यहां लोकसभा में बेहतर कर रही है। 1 सीट का इजाफा हो सकता है। कांग्रेस को, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 से 16 सीट के बीच यहां पर सीटें मिल सकती है। सीपीआई 2 से 3 और अदर्स भी 2 से 3 के बीच रह सकते हैं। वहीं मणिपुर की 2 सीट, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 2 सीटें, दमन-दीव और लक्षद्वीप सीट पर भी इस बार कांग्रेस अच्छा कर सकती है। जबकि चंडीगढ़ की 1 सीट, गोवा की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2, नागालैंड और मिजोरम की 2 सीटें और इन सीटों पर एनडीए की पकड़ वाकई मजबूत दिखाई दे रही है। यानी इन सीटों पर लगभग बराबरी का वजन है। कांग्रेस की बात करें तो 5 से 6 सीटें आएंगी
और एनडीए की बात करें तो 6 से 7 सीटें इनके खाते में भी आएंगी। अब बात करते हैं ओवरऑल की, जिसका इंतजार आपको भी है। 2024 मुंसिफ एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि अगर टोटल मार्किंग की जाए तो बीजेपी प्लस यानी एनडीए की अगर बात करें तो 245 से 255 के बीच जाकर एनडीए की गाड़ी रुकती हुई दिखाई दे रही है। वह इंडिया अलायंस 210 से 220 के पास जाता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। अदर्स की बात करें तो 45 से 58 सीटों के बीच ये पार्टियां जा सकती हैं, जिसमें हमने शामिल किया है टीएमसी को, बीजू जनता दल को और वाईएसआरसीपी समेत 13 बाकी पार्टियां जो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं है। इनका भी काफी ज्यादा वजन देखने को मिल सकता है, यानी सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ तो किसी की भी बनती मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। 2024 एग्जिट पोल में अब पार्टी वाइज बात करते हैं। एक साथ एक ही स्क्रीन पर सभी सियासी पार्टियों का एग्जिट पोल देखेंगे आप। तो बीजेपी 210 से 218 यानी 303 से 85 सीटें माइनस में बीजेपी और साउथ से इसकी भरपाई नामुमकिन है। याद रखिए, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात में तो पैटी पैक है, यानी बीजेपी को हमने पूरी सीटें दे दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में और डीके शिव कुमार के मास्टरमाइंड ने कर्नाटक में करारा झटका बीजेपी को दिया है। कांग्रेस पर आते हैं। 52 सीटों से कांग्रेस छलांग लगाकर सीधे 135 से 142 के बीच पहुंच सकती है, और यह मुमकिन तब होगा जब हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा तो। और अलायंस से चुनाव लड़ने का फायदा भी कांग्रेस को साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।